नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सबको शुभ संध्या, शुभ रात्रि तो नहीं कहेंगे, शुभ संध्या। चलिए जल्दी से सभी लोग एक बार फटाफट जल्दी से आप सब लाइव हो जाइए और अपने दोस्तों यारों को कह दीजिए अमृतसर आ गए हैं, ठीक ना। तो जल्दी से आप सब जल्दी से फटाफट लाइव आ जाइए, शानदार तरीके से। शुभ संध्या है आपको, ठीक ना। अब ठीक हो गया हूँ, थोड़ा बहुत परेशानियां तो लगी रहती हैं, कोई बात नहीं। आप सबका शुभ स्नेह, शुभ प्यार मिला और इसी कारण आज आपके सामने उपस्थित हूँ। ये आप सबका दुलार है, प्यार है और आप सबका स्नेह है, ठीक ना। तो चलिए आइए जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से हम सब नई श्रृंखला को शुरू करते हैं। और श्रृंखला का ये रहा पहला ही प्रश्न आपके सामने कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? जिम कॉर्बेट है या बांदीपुर है, डाम्फ वन्य जीव अभयारण्य है या आपको मानस वन्य जीव अभयारण्य है? तो पहले तो सभी अभयारण्य कहाँ कहाँ के हैं ये सब आप सब देख लीजिए, जान लीजिए कि कौन अभयारण्य कहाँ का है। ये जिम कॉर्बेट आपको कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ठीक ना, उत्तराखंड में है। बांदीपुर कहाँ है? तो ये आपको कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में है। आपको जो है डाम्फ वन्य जीव अभयारण्य और मानस, तो मानस वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कहाँ है? तो ये बताइएगा असम में मानस है। और डाम्फ या दाम्फ, कहीं कहीं दाम्फ भी लिखा है, दम्फ, तब ये बताइएगा मिजोरम में, आपको मिजोरम में दाम्फ वन्य जीव अभयारण्य है। तो इस तरह से ये दाम्फ वन्य जीव टाइगर रिजर्व है मिजोरम में। तो इस तरह से आपको ये सभी स्थान जान लीजिए, क्योंकि टेट सुपर टेट में इससे संबंधित एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आपसे पूछेगा, चाहे मिलान करने की दृष्टि से पूछे, चाहे कोई स्थान पूछ ले या कोई वहां का विशेष जीव पूछ ले या जो भी चीजें पूछे। तो ये आपको जैसे पूछा है कि भारत का पहला आपको राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है, सारे बच्चों का जवाब शानदार तरीके से आ रहा है उत्तराखंड। आपको नेशनल पार्क जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य के नाम से जानते हैं, यही भारत का पहला जो है राष्ट्रीय अभयारण्य है। ये आपको अभयारण्य होता है, अभयारण्य, ठीक ना। सभी जगह अभयारण्य से आप लोग भी शुद्ध कर लीजिएगा, अभयारण्य होता है, ठीक। तो ये आपको जो है कि इस तरह से पहले प्रश्न का जवाब हुआ। दूसरे प्रश्न की ओर आइए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? देखिए इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। ये देखिए बांदीपुर कर्नाटक में है, तो अभी पीछे मैंने बताया है कि बिल्कुल सही है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपको उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है, ये भी सही है। पिन वैली अभयारण्य कहाँ है? तो पिन वैली अभयारण्य जम्मू कश्मीर में नहीं है बच्चा, पिन वैली अभयारण्य जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में आपको पिन वैली अभयारण्य है। तो इस तरह से ऑप्शन संख्या 4 जो है ये आपको गलत हुआ, ठीक ना। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो 4 इज योर आंसर, इज 4 इज राइट, ठीक ना। नहीं सुमेलित है, बाकी सबके सब सुमेलित हैं, ठीक। चलिए एकदम सभी लोग शानदार तरीके से आप सब जवाब भी दे रहे हैं, मैं देख भी रहा हूं सारे लोगों को। ऐसे ही आप सब जवाब देते रहिए और ऐसे ही बने रहिए। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? ठीक ना। स्मोक धुआं की नगरी किसे कहते हैं? धुंध की नगरी किसे कहते हैं? दिल्ली को, मुंबई को, कोलकाता को या चेन्नई को? यदि आपको पूछे कि स्मोक सिटी ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं, तब क्या जवाब दोगे? स्मोक सिटी ऑफ वर्ल्ड, सिटी ऑफ वर्ल्ड ये आपको पूछ ले तो आप क्या जवाब देंगे? स्मोक सिटी ऑफ वर्ल्ड किसे कहते हैं? तब आप जवाब दीजिएगा शिकागो। किसे कहते हैं? शिकागो को कहते हैं। विश्व धूम्रपान की नगरी के नाम से शिकागो जाना जाता है। और इसी शिकागो को और किस रूप में जानते हैं? तो आपको 1800 आपको कब प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1892 ईस्वी में
आपको पहली बार प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसी धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने पहली बार आपको भाषण दिया था, ठीक ना। तो प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन यहीं पर हुआ था। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ था। एक बात और क्या शिकागो से संबंधित, तो छोड़ दीजिए शिकागो को। आइए यहाँ पे आपको स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, जल्दी से आप सब बताइए। स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कहिएगा कि स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता को कहते हैं। किसे? जिन लोगों ने, बहुत से बच्चे कोलकाता का जवाब दे रहे थे, कुछ लोग गलत भी जवाब दे रहे थे, तो जो गलत जवाब दे रहे थे वो कॉपी कलम उठाइए और लिख डालिए अपने। ये भौगोलिक उपनाम आते हैं, ठीक ना। जिसमें जैसे पिंक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं। जैसे आपको जो है कि भारत का बगीचा किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत का मसालों का देश किसे कहा जाता है, मसालों का नगर किसे कहा जाता है, कोच्चि को कहा जाता है। मसालों का राज्य किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह से भौगोलिक कुछ उपनाम हैं, उन उपनाम के अंतर्गत स्मोक सिटी ऑफ इंडिया कोलकाता को कहा जाता है। जबकि आपको कानपुर को क्या कहते हैं, तब आप बताइएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। दिल्ली को क्या कहते हैं, तो दिल्ली दिल वालों की है, ठीक ना। तो इस तरह से आपको जो है प्रमुख, ये भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को भी कहा जाता है, कई बार कलकत्ता को भी कहते हैं, ठीक ना। तो ये बातें अलग अलग हुई। चलिए नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है? सफेदा, खुबानी, नारियल ताड़ या ग्रे एल्डर? जल्दी से फटाफट आप सब जवाब दीजिएगा। तो आप इसमें पाएंगे कि सफेदा जो है, जिसे यूकेलिप्टस भी कहते हैं, यूकेलिप्टस जो है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सफेदा के नाम से जानते हैं। और यह यूकेलिप्टस है आपको जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक पाया जाता है। चूंकि आतंकवादी क्यों कहा जाता है, तो खनिज लवण का ये बहुत अधिक अवशोषण करता है और आसपास के भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है, बंजर कर देता है, सोख लेता है। इसीलिए इसे प्रकृति का या पारिस्थितिकी का आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें कारण हो सकते हैं, यानी सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों के कारण कौन सा रोग हो सकता है? यकृत कैंसर हो सकता है, या मस्तिष्क कैंसर हो सकता है, या मुखीय कैंसर, या त्वचीय कैंसर? तो सारे बच्चों का मैं जवाब देख रहा हूं शानदार तरीके से। उम्मीद करता हूं कि किसी का गलती भी नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के प्रश्न यदि आप गलती किए तो आप परीक्षाओं से बाहर हो जाएंगे। ये आपको भी पता है, आप सब बौद्धिक रूप से काफी सक्षम भी हैं, ये बात भी पता होना चाहिए। तो त्वचीय कैंसर, ये अल्ट्रावायलेट रेज से आपको त्वचा कैंसर जैसी बीमारी होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है, ठीक। ये बातें हैं। नेक्स्ट, अब देखिए, अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी बुक स्टॉल से फॉर होम डिलीवरी के लिए। ये 700, कुछ बच्चे मॉर्निंग में कह रहे थे कि सर नंबर बताइए कैसे किताब लिया जाए, तो 7007734525 पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको शानदार एक वीडियो की किताब मिलेगी, जिसमें आपको फ्री टेस्ट मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप देखते हैं कि एक शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला आपके सामने रहते हैं, आपको मिलते हैं और आप सब शानदार तरीके से प्रश्नों को करते हैं। नेक्स्ट देखिए, जैव ऑक्सीजन मांग, जिसे बीओडी कहते हैं, यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं, किसके लिए एक मानक मापदंड है?
रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए, तो रक्त में ऑक्सीजन मापने से कोई मतलब नहीं। वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन, तो जैव से है, और जैव ऑक्सीजन डिमांड यानी जल में आपको, तो ये भी आपको बाहर है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के आमापन के लिए, तो बिल्कुल सही जवाब आपको 3 इज योर राइट आंसर। BOD और COD जो केमिकल आपको ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, ये सब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के मापन का यंत्र बतलाया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस में कौन सा गैस मुख्य भूमिका में होता है? ठीक ना, ये मुख्य भूमिका कौन सी गैस मुख्य भूमिका अदा करती है? H2 यानी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? तो बताइएगा कि CO2 जो होता है ये ग्रीन हाउस गैस में आपको सबसे प्रधान गैस माना जाता है। इसके साथ साथ ही इसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है, साथ ही साथ आपको जो है CFC भी होता है, आपको ओजोन गैस भी जिम्मेदार होता है, जल वाष्प भी जिम्मेदार होता है, तो सारे होते हैं। लेकिन CO2 की भूमिका ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में आपको सबसे अधिक होते है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख भाई, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा आपको जो है शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? ओजोन होता है, या सल्फर डाइऑक्साइड होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, या पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है? ये प्रश्न आप सब जवाब देंगे। मैं जवाब देखना चाहता हूं कि कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं। तो कुछ बच्चे जवाब ए दे रहे हैं, नहीं बेटा ये तो नहीं है, ओजोन के कारण आंखों में जलन नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, कुछ लोग डी भी दे रहे हैं। तो बच्चा आप सबको पता होना चाहिए, बी भी आंसर आया, तो ये गलत है, और इसका जवाब आपको जो है पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है यही जिम्मेदार माना जाता है। ठीक ना, तो आंख में जो धुएं को प्रभावित करता है, तो धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला आपको शक्तिशाली उत्तेज्य पदार्थ जो है पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट माना जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ये मैंने कई बार प्रश्न कराया है। एजेंडा 21 यानी आपको इसे रियो 21 के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह आपको ब्राजील के उस समय राजधानी हुआ करती थी। आज दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा शहर माना जाता है रियो डी जनेरियो में। यहीं पे आपको एक पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक ना। और 1992 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन क्या हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ये हुआ था। और आप सबको पता भी होना चाहिए कि 2021 का पृथ्वी सम्मेलन जो है ये कहाँ हुआ है? तो भारत के नई दिल्ली में। भारत के नई दिल्ली में आपको 2021 का, जिसमें लगभग 178 देशों ने भाग लिया था इस आपको एजेंडा 21 में। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ के, ना बाबा ये सब कोई बात नहीं, विकासशील देशों की मांग का चार्टर नहीं, ये रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज है। आपको यही पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, या इसे रियो 21 एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल आप सबका लगभग सारे बच्चे समझ गए थे, रियो लिखा ही तो इसके बाद सारे लोगों का जवाब जो है शानदार तरीके से आप सब दे रहे थे, एकदम लाजवाब। इसी तरह जवाब देते रहिए और अपने तरक्की के पथ पर अपने को प्रदर्शित करते रहिए कि क्या मैं गलत हूं, कहाँ। किसी का नकल मत करिए, आपका जो दिल कहता है, क्योंकि परीक्षा हाल में देखो बच्चा कोई बताता नहीं है, ठीक ना। मैं सीधी सीधी बड़ी कड़वी शब्द बता रहा हूं,
हम लोगों का मार्क्स या आपका क्यों कम आता है, तो जब सामने होते हैं तो ऐसा लगता है सारा प्रश्न आता है, लेकिन जैसे ही आप परीक्षा हॉल में जाते हैं तो रिमाइंडर जो दिमाग होता है ना, इससे सारी कुछ गायब हो जाती है और धीरे 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 चीजें आती है। यदि तुरंत आ जाए, और परीक्षा हॉल का एक महत्वपूर्ण बातें और आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, ये कि परीक्षा में जो पहली बार क्लिक आ जाए, मैक्सिमम वही जवाब आपका सही होता है। क्योंकि जब दिमाग रिटेक करता है तो बड़ा चीजों को लेकर आता है और उसमें गलतियां होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, ये आप सबसे बताना है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए आपको निम्नलिखित गैसों में से, ठीक ना, किसे प्रयोग में लाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, तेजाब पिया के मरबा का भैया? बिल्कुल नहीं, ये आपको क्लोरीन, यही जवाब बिल्कुल सही है। क्लोरीन का ही प्रयोग करते हैं। फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन युक्त जल पी लिए तो दांत और जितना है सब झड़ उड़ के बराबर हो जाएगा, हड्डी दाएं दाएं एकदम दाएं दाएं बोलना चालू कर जाएगा, कट कट कट। और कार्बन डाइऑक्साइड पिएंगे तो क्या होंगे? एकदम टन टन गोपाला हो जाएंगे, ठीक ना। तो एकदम क्लोरीन का प्रयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इसके साथ ही जल को शुद्ध करने के लिए फिटकिरी नाम सुने होंगे, फिटकिरी का भी प्रयोग जल को शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न की ओर। ये हिंदी नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है, इसे आप परिचित कर सकते हैं। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? यानी ये शरीर पे रंग क्यों आता है, किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण, रोडोपिन के कारण, या आइडॉक्सिन के कारण, या एंथ्रोसाइनिन के तब बताएगा। मेलानिन के कारण शरीर पर रंगों का पता चलता है, ठीक ना। मेलानिन के कारण, ये इसी के कारण शरीर पर त्वचा का रंग वर्णक जो होता है ये आपको पता चलता है। बिल्कुल सही जवाब होगा। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक, अब ये आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। NaCl जो होता है ये साधारण नमक होता है, ठीक ना। सोडियम और आपको क्लोरीन का घोल होता है NaCl। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आप सबके भविष्य के लिए। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम लोग। न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा से ना, ऊर्जा से कहा बराबर, कार्य से, गति से, या जड़त्व से? तो न्यूटन का गति का पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे बोलते हैं जड़त्व का नियम, ठीक ना। इसे पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और इसका न्यूटन को क्या कहते हैं? तो फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है, ठीक ना। फादर ऑफ फिजिक्स भी कहते हैं। साथ साथ ही न्यूटन महोदय को और क्या कहा जाता है बच्चा? तो न्यूटन ने इसका उल्लेख प्रिंसिपिया नामक ग्रंथ में किया था। प्रिंसिपिया नामक ग्रंथ में इस बात का जिक्र किया हुआ है, जड़त्व के नियम का, ठीक ना। ये बातें आप सबके लिए रहा। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 में पाई जाती है? यदि विटामिन B12 में पाई जाने वाले विटामिन का या तत्व का या घटक का नाम आपको जानना है, तब आप विटामिन बी का रासायनिक सूत्र यदि पता होगा तो पता हो जाएगा। साइनोकोबालमिन होता है ना, तो कोबालमिन से कोबाल्ट से लगाइएगा, ये आपको मिलेगा जवाब। कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का साइनोकोबालमिन ये आपको मिलता है। तो ये आप याद करिएगा, कोबालमिन का कोबाल्ट से लेना देना है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए, आपके सुनहरे भविष्य के लिए चीजों को आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और कोबाल्ट का प्रयोग किसमें करते हैं? तो आप बताइए, कोबाल्ट का प्रयोग आपको कोबाल्ट आइसोधर्म का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किस कैंसर के लिए किया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, ठीक ना। भारत में लाल मिट्टी का
विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये लाल मिट्टी जो है ये भारत में एक तरह से जो कहिए तो दूसरा सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, ठीक ना। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मात्रा में। जलोढ़ मिट्टी के बाद भारत में लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो नहीं भैया, काली मिट्टी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में ज्यादा पाई जाती है। उड़ीसा और बंगाल में यहाँ भी नहीं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये बिल्कुल सही जवाब है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आपको लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी की प्रमुख फसलों में तंबाकू नाम जानते होंगे, तंबाकू, ठीक ना, तंबाकू, कहवा, ठीक ना, कहवा। आपको गेहूं भी उगाई जाती है, बाजरा भी लाल मिट्टी में होता है। तो ये सब आपको चाय, ये लाल मिट्टी में उगने वाले फसलें मानी जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय जगत में लाल मिट्टी को टोरा रेसा बोलते हैं, टोरा रेसा के नाम से लाल मिट्टी को अंतरराष्ट्रीय जगत में बोला जाता है। और विश्व में सबसे अधिक लाल मिट्टी ब्राजील में पाई जाती है। कहां पे? ब्राजील में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपको यूपी वीडियो का ये क्लास, और शानदार तरीके से आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ सुपर टेट की भी हमारी संस्था के द्वारा बैच लॉन्च किया गया है, और आप इसी भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, और आप सबके लिए ये व्यवस्था दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए आपको जो है कि कूट का प्रयोग करिए। अब यहाँ से हाइग्रोमीटर, बैरोग्राफ, सिस्मोग्राफ, एनीमोमीटर, ये सब के सब बहुत आसान है। और यदि इन प्रश्नों को आपने गलत किया तो आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक ना। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है तब आपको याद नहीं होगा, तो मान लीजिए एनीमो आपको याद नहीं है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। बैरोमीटर से भी आपको पता है कि बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, तो बचा क्या? एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। इस तरह पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का चौथा। ये आप आंसर देख लीजिए किसमें है? 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। सारे लोग जवाब भी बिल्कुल शानदार तरीके से सही जवाब आप सब दे रहे हैं, और एकदम शानदार जवाब दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक टीका ही नहीं पूछता, बल्कि इसे चिकन पॉक्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में छोटी माता गांव में सुने होंगे, बड़ी माता, लाल माता, न जाने क्या क्या आपको कहा जाता है। तो ये चिकन पॉक्स जो है ये विषाणु जनित रोग है। कैसा है? विषाणु यानी वायरस जनित रोग है, ठीक ना, जनित रोग ये है। और इसके टीके की खोज जो है किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है इसके टीके की खोज की गई थी। एडवर्ड जेनर महोदय ने आपको जो है चेचक के टीके की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट, हास्य गैस क्या है, यानी लॉफिंग गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, या नाइट्रोजन पेरोक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड? तो आपको हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो ये आपको इसे नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहा जाता है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। अगले प्रश्न में आइए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देख रहे हैं। ये गला सूखने लगा फिर। किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नीला रंग का, हरा रंग का, पीला रंग का, या नारंगी रंग का? तब इस प्रश्न का आप जवाब कैसे दोगे? एक तो विब्योर आप सबको पता है, दूसरा मैं हिंदी में बैनी आह पिनाला याद कर लो। बैनी आह पिनाला, आह पिनाला, ठीक ना, पिनाला।
ला से लाल, ना से नारंगी, ठीक ना, पी से पीला, ह से हरा, अ से आसमानी मानी, नी से नीला और बी से बैगनी। ये आपको हुआ। अब इसमें लाल दिया नहीं है, ठीक ना, तो लाल के बाद और सबसे अधिक तो उल्टा कर लीजिएगा, जो सबसे लास्ट में आएगा उसको अंतिम कर लेना। और ये याद रखना कि नारंगी में सबसे अधिक पाया जाता है, आपको जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है, जबकि वैसे तो सबसे अधिक किसमें है, सबसे अधिक लाल में, सबसे अधिक लाल में, अधिक लाल रंग में, और सबसे कम बैगनी में सबसे कम, ठीक ना, सबसे कम। लेकिन इसमें पूछ ले कि इसमें सबसे कम किसमें है, तो नीला में इसमें सबसे कम है, क्योंकि बैगनी दिया नहीं है, नीला दिया है और नारंगी दिया है, तो नारंगी आपको जो है यहाँ पे नारंगी में सबसे अधिक पाया जाता है। ये आप हिंदी में बचपन में गुरुजी सिखाया करते थे, बैनी आह पिनाला। याद करिए, बोलिए मेरे साथ सभी लोग एक बार अपने लिप को हिलाइए, बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला, बोलिए बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला, याद हो जाएगा, ठीक ना। तो बैनी आह पिनाला ये आप रट लीजिए, ये इसी से आप निकाल लीजिएगा। मिलान करना है आपको जो है हेपेटाइटिस, लोरियागाइटिस, इंसेफ्लाइटिस और ओटाइटिस, ये कहां कहां का बीमारी है और कहां कहां हो सकती है, तब आप जवाब क्या देंगे। तो आपको हेपेटाइटिस याद आ रहा होगा, हेपेटाइटिस, ठीक ना, हेपेटाइटिस जिसे हम लोग एक तरह से पीलिया कह सकते हैं, ठीक ना, पीलिया ही हेपेटाइटिस का रूप ले लेता है। और ये लीवर संबंधी, यदि लीवर में यकृत में कमी आ गई तो हेपेटाइटिस नामक बीमारी आपको जो है ये होती है, ठीक ना। वहीं यदि बात की जाए ओटाइटिस किसका, ओटाइटिस तो ओटाइटिस कान से संबंधित बीमारी होती है, और एनसेफ्लाइटिस रोग जो होता है ये दिमाग से संबंधित होता है, और लेरिंगटाइटिस जो है ये गला से संबंधित बीमारी होती है। तो इस तरह से पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा ऑप्शन कहीं है भैया, एकदम ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। 4 जो है यह बिल्कुल आपका सही जवाब हुआ। ये शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक ना, क्योंकि गला सूखने लगा है और पानी भी लेकर मैं नहीं आया हूं, ठीक। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, सुषमा स्वराज या इनमें से कोई नहीं। तो ये सबके सब भारत के नेत्री हैं, कह सकते हैं राजनेता हैं। तो इसमें मीरा कुमार जी जो हैं ये भारत की पहले महिला आपको जो है कि लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, और ये 2009 से लेकर 2014 ईस्वी तक ये लोकसभा में आपको स्पीकर के पद पर इन्होंने सुशोभित किया। ये बाबू जगजीवन राम की पुत्री है, बाबू जगजीवन राम की पुत्री मानी जाती है। साथ साथ ही इन्हें याद कर सकते हैं, ये कहाँ की सांसद थी, तो रोहतास बिहार की, रोहतास के ये सांसद थी, और ये बाबू जगजीवन राम के जो है कि पुत्री मानी जाती है मीरा कुमार जी। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ये अध्यक्षता करता है। अच्छा, तब भैया ये 117, 118, 118(4) या अनुच्छेद 110, ये जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अच्छा, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी, कुछ लोग सी बी है, तो भैया ये दोनों तो आप निकाल ही दो, लेकिन ये बुलाता 118(4) के तहत लोक संयुक्त बैठक जो है ये अध्यक्षता कौन करता है,
तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जबकि आहूत कौन करता है, यानी बुलाता कौन है, तब बताएगा कि राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। और किसके तहत, तो अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति इसे आहूत करता है। 118(4) के तहत लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। अब तक कुल 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। कितनी बार? 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। ये बातें भी अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कितने धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है? ये आपको बड़ा विवादास्पद विषय था, ठीक ना। ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये इसी समय आता है 4, 5, 6 या 1, तब आप बताइएगा कि 6 जो हैं 6 धर्म के लोगों को दिया गया, जिसमें हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं और पारसी हैं। और पारसी, ये 6 धर्म के लोगों को आपको जो है के दिया गया है। ये बाकी मुसलमानों के लिए नहीं दिया गया। इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है। चूंकि देश के, इसको जानने के लिए आपको देश के विभाजन को जानना होगा। देश का विभाजन जो था ये धार्मिक आधार पर ही हुआ था। बहुसंख्यक लोग जो थे 2 भागों में बट गए थे, और जो अल्प, जैसे मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक के रूप में रह गए थे, और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक के, या पाकिस्तान बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में रह गए थे। तो जो अल्पसंख्यक लोग थे, अब वहां पर जब आजादी हुई थी तो उस समय 7% से अधिक थे, और अब आपको जो है कि 1% से भी कम हो गए हैं। तो बाकी आबादी कहाँ गई? या तो उसे मार दिया गया, या तो धर्मांतरित कर लिया गया, या वो कहाँ गया। तो जो लोग भारत में आकर रहना चाहते हैं उन्हें इसके संबंध में नागरिकता देने से संबंधित बातें इसमें की गई हैं, ठीक। चलिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय निम्न में से कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निश्चय अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा यह विनिश्चय किया जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ठीक ना। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है, आप सबके लिए है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 110(3) की तहत 3 के तहत निश्चय करता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो आपातकालीन 1857 का विद्रोह, जिसे हम सब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, तो इसमें लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लॉर्ड वेलेस्ली थे, या लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तब आप बताइएगा कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है ये इलाहाबाद को मुख्यालय घोषित किया गया था। और तोपों का मुख्यालय कहाँ था? तो तोप का मुख्यालय मेरठ हुआ करता था, ठीक ना। तोप का मुख्यालय मेरठ हुआ करता था। 1857 की क्रांति बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल और चपाती। क्या था? कमल और चपाती, और चपाती, चपाती, चपाती माने रोटी होता है, कहीं कहीं रोटी भी आप कर सकते हैं, कमल और रोटी। ये आपको घटना किस तिथि की है? तो ये 10 मई 1857 इसका आपको 1857 इसकी वास्तविक तिथि है। तात्कालिक कारण इसका जान सकते हैं, तो चर्बी युक्त कारतूस है। चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग, कारतूस
का प्रयोग, ठीक ना, ये आपको ये माना जाता है। ये इस समय जो था विद्रोही वायसराय कौन था या गवर्नर कौन था, तो गवर्नर के रूप में लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक ना। और विद्रोही नेता कौन थे, नेता तब बताएगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, जफर, ठीक ना। ये सब बातें आप लोग। और प्रधानमंत्री ब्रिटिश पीएम कौन थे, ब्रिटिश पीएम कौन थे, तब बताइएगा कि आपको कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जल्दी से, कौन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। मैंने कई बार आप सबको ये इस तरह के प्रश्न इसमें से कराया है कि कौन थे, याद आया किसी को? नहीं, नहीं आया तो हाँ में हाँ हाथ उठाइए कि नहीं आया, लिखिए नहीं आया। लॉर्ड पामस्टन बेटा, ठीक ना, लॉर्ड पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन, पामस्टन, ये कुछ गड़बड़ हो गया है पामस्टन में, पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन, ये हुआ सही, ठीक। तो ये थे, चलिए ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ये यूजीसी नेट शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर संख्या 1 को पढ़ाया गया है और आप सब पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपी पेट की भी हमारी संस्था की ओर से कोचिंग चल रही है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। निम्न में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था, तो ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ये घोषित किया गया था और तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, किसके द्वारा? तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के कुछ समय बाद ही सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी गई थी। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए। और इसी विरोध में गांधी जी मंच छोड़कर चले आते हैं। बाद में गांधी और अंबेडकर साहब के बीच पूना पैक्ट जो है इसी संदर्भ में हुआ था, ठीक ना। तो चलिए महत्वपूर्ण बातों को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। ये सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है और सही कूट का जवाब देना है। तब आप बताइएगा कि आपको जो है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के बातें बिल्कुल किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का है। आपको अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 41 काम करने के अधिकार के विषय में, न्यायोचित अधिकार के विषय में। तो इस तरह आपको आर्टिकल नंबर आंसर जो होगा 1 इज योर राइट आंसर बच्चा माना जाएगा। ये एकदम बिल्कुल सही जवाब आपको होगा। चलिए हम सब अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। कावेरी जल विवाद के संदर्भ में कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक है। तो कावेरी जल विवाद बड़ा है, आपको इस पे हाँ जल विवाद से संबंधित बातों को सुनने का अधिकार जो है ये किसे है? तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। किसे? सर्वोच्च न्यायालय। और ये प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तब अब कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी कहां कहां बहती है? कर्नाटक में बहती है, बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र में लेकिन कावेरी नहीं बहती, ठीक ना। गोवा में भी नहीं बहती। अब कहां? यहाँ पे आपको कर्नाटक, बिल्कुल सही है। कर्नाटक यहाँ भी है, यहाँ भी है। तमिलनाडु में बहती है बिल्कुल, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं बहती, केरल में नहीं, तो बाहर हो गया। कर्नाटक में भी बहती है, तमिलनाडु में भी बहती है, तो यहाँ पे तमिलनाडु में भी सही है। केरल में भी बहती है, ये भी सही है, ठीक ना। आंध्र प्रदेश में नहीं बहती, ठीक ना। यहाँ आंध्र प्रदेश में नहीं, यहाँ केरल में बहती है, ठीक।
अब कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, तो ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर जो है 4 माना जाएगा। ये बिल्कुल सही जवाब है, बाकी आपको आंसर जो है वो गलत है। ठीक, तो ये याद रखे रहिएगा कि ये महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है ये अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया, या जवाहरलाल नेहरू द्वारा, BN राव द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा? तो प्रस्तावना 8 सूत्रीय प्रस्ताव था। कितना? 8 सूत्रीय प्रस्ताव, सूत्रीय प्रस्ताव, ठीक ना, प्रस्ताव ये सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था आपको 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, लेकिन इसे इनकार कर दिया गया और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे अपनाया गया और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक ना, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलिए आगे के प्रश्नों को हम सब देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने के पर किसने गांधी जी को लिखा था? यह निष्ठुर बर्बादी है, ये निष्ठुर बर्बादी है, ये किसने लिखा था? शौकत अली ने, मदन मोहन मालवीय ने, या मोतीलाल नेहरू ने, या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। अब बताइए, असहयोग आंदोलन के दौरान वस्तुओं के जलाए जाने पर बड़ा ही मतभेद था, वैचारिक मतभेद, जहां रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि इसे बांट दिया जाए, गरीबों के बीच में होली न जलाया जाए। वहीं आपको जो नेहरू गांधी जी जो थे ये स्वदेशी को लाना चाहते थे, चरखे युक्त वस्त्रों को, लेकिन चरखा महंगा था। ठीक ना, ये भी कई बातें थी। बाद में गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित नेहरू जैसे लोगों का भी समर्थन प्राप्त था, तो इसलिए इस विषय पर गांधी जी को निष्ठुर बर्बादी शब्द कहकर संबोधित किया है। यूपी पुलिस का कांस्टेबल वर्दी अब आपकी मुट्ठी में, ये चीजें देख लीजिए, ये आप सबके लिए है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। ठीक ना, ये चूंकि 1939 ईस्वी में ही ये त्रिपुरी कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के कुछ दिनों के पश्चात ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है तंजौर में, कालपी में, रामेश्वरम में, या खजुराहो में? तो ये कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा कराया गया, चंदेल शासकों के द्वारा। और चंदेलों की जो प्रारंभिक राजधानी थी ये खजुराहो हुआ करती थी, खजुराहो में। और वर्तमान में कहाँ है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश का, आपको वर्तमान में MP के छतरपुर जिले में, के छतरपुर जिले में आपको स्थित है। और ये चंदेलों का संस्थापक नन्नुक जो था, चंदेल वंश का संस्थापक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है? बलबन से, सिकंदर लोदी से, अलाउद्दीन खिलजी से, या रजिया से? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपको जो है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया गया। ठीक ना, और बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों लागू किया गया? तो अधिक से अधिक राजस्व की वसूली प्राप्ति के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया। ठीक ना, और इससे संबंधित बाजार में बड़े कठिन कठोर नियमों का पालन किया। इसका शासनकाल बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहता, लेकिन 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक ये लगभग 20 वर्षों तक, आपको 20 वर्षों तक दिल्ली की गद्दी पर रहा। राजस्व अधिक से अधिक क्यों लाना चाहता था? तो इसके पास बहुत बड़ी विशाल सेना थी
और विशाल सेना को यह इक्ता न देकर बल्कि नगद वेतन दिया करता था। लगभग उस समय 4,20,000 इसके पास सैनिक थे। कितने? 4,20,000 आपको इसके पास सैनिक हुआ करती थी। ये बहुत बड़ी संख्या है उस समय के लिए, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार यानी www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इस प्रश्न का उम्मीद करता हूं कि कोई भी व्यक्ति जो मोबाइल कंप्यूटर चला रहा होगा कोई भी गलती जवाब नहीं देगा। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www का आविष्कार किया जाता है। वैसे आपको जो है कि www का आविष्कार ये इंटरनेट की जगत की दुनिया में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक ना। इसकी खोज कब की गई? तो 1989 ईस्वी में आपको इसकी खोज की गई थी, ठीक ना। 1989 89 बोलते हैं ईस्वी में खोजा गया था। बाद में यहीं से HTTP यानी हाइपर जो है ऐसे करके नहीं होता है, HTTP ये आपको स्पेस जो है IP एड्रेस, ये सब सारी चीजें आपको आया। इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे बोलते हैं, ये सारी चीजें हैं। इंटरनेट पर देखिए आ ही गया, इंटरनेट पर दस्तावेज संसाधनों का पता लगाने की योजना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, पता कहते हैं, URL कहते हैं, पथ कहते हैं या UML कहते हैं। ये आप बताइए। तो सभी को पता है, इसे URL के नाम से जाना जाता है। और URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स, आपको जो है लोकेटर बोलते हैं। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेट बोलते हैं, ठीक ना। यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेट जो है कि रिसोर्स होता है, रिसर्च नहीं, रिसोर्स, सॉरी भाई, रिसोर्स लोकेट कहते हैं। ये URL के द्वारा हम पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से हैंड रिटन नोट्स है और हम सबके लिए हम ये जबरदस्त है, आप परचेज कर सकते हैं, जान सकते हैं। ईमेल का आविष्कार किसने किया? ईमेल का आविष्कार आपको किसके द्वारा की गई? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, जेम्स गोसेलिंग के द्वारा, विंसेंट सर्फ के द्वारा या VA शिवा या दुराई के द्वारा? किसके द्वारा ईमेल का आविष्कार किया गया? जल्दी से बताइए, ठीक ना। ईमेल का आविष्कार जो है भारतीय मूल के VA शिवा या दुराई के द्वारा ईमेल का आविष्कार किया जाता है, ठीक ना। ये आपको इन्हीं के द्वारा किया जाता है 1982 ईस्वी में इनके द्वारा जो है। लेकिन आगे चलकर ये जो है कि अमेरिका इसे परचेज कर लेता है, लेकिन खोज करता जो है शिवा दुराई ही है। SMPT का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल या सिंगल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल? अच्छा, ये दोनों, अच्छा एक सिंपल है एक सिंगल है। ये सिंपल सिंगल ये फंसाने के लिए आप सबको दिया गया है, फंसिएगा नहीं। इसका सिंपल सा अर्थ होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो इसे आपको जो है कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से संबंधित भी पूछे जाएंगे। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो स्पैम टेक्नोलॉजी से संबंधित है। आप यदि देख रहे होंगे स्पैम नंबर, जब आप जो है कि उसको क्या बोलते हैं, मोबाइल में जब आप कोई अनचाहा कॉल आए, अनचाहे कॉल को स्पैम नंबर कहते हैं। और स्पैम यानी कोई डाटा चुराने के लिए, कोई कुछ करने के लिए, तो ये किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है, ठीक ना।
अनचाहे कॉल, अनचाहे जो है मैसेजेस, ये स्पैम नंबर कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश केंद्र के रूप में आपको पहला स्थान किस देश को है? अमेरिका, भारत, चीन या यूके? ये आपके करंट से संबंधित प्रश्न है बच्चा, ये बिल्कुल गलत नहीं करिएगा। तो वैश्विक स्तर पर डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए अमेरिका आज भी पहले स्थान को बनाए हुए है। ठीक ना, ये अमेरिका अभी भी पहले स्थान पर है, ये अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, वीवीआई प्रश्न है। ठीक है ना, वीवीआई प्रश्न है, ये आप याद किए रहिएगा, गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, गुरुग्राम में है या आपको उत्तर प्रदेश में है, तब बताइएगा कि महाराष्ट्र में आपको जो है आप इंद्रायणी मेडिकल सिटी के स्थापना की जा रही है। ठीक ना, ये आप जो है याद कर लीजिए, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करिएगा। नेक्स्ट ये देखिए, आपके सामने अगला जो है ये वीडियो शानदार तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला है और ये आप परचेज जरूर करिए, इसका लाभ आप सबको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का बाजार पूंजीकरण में वैश्विक स्थान क्या है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, ये सब सिविल में जो अभी बीपीएससी देना चाहिए, जो और परीक्षाएं होंगे उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट। पहले स्थान पर, तीसरे, पांचवें या सातवें, तो भारत का वैश्विक स्थान जो है वो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन में कैवें स्थान पर है? तो पांचवें स्थान पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत का स्थान है। नेक्स्ट देखिए, स्वयं सहायता समूह बैंक लीकेज, ठीक ना, लीकेज वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस बैंक को दिया गया? कर्नाटक बैंक को, साउथ इंडियन बैंक को, जम्मू कश्मीर बैंक को या आपको जो है कि एसबीआई और उसके सहयोगी बैंकों को किसे दिया गया है? तब आप जवाब दीजिएगा कि सर्वश्रेष्ठ सहायता पुरस्कार ये आपको जो है जम्मू और कश्मीर बैंक को यह दिया गया है। किसे? जम्मू और कश्मीर बैंक को यह पुरस्कार आपको नवाजा गया है। नेक्स्ट, सही जोड़े का मिलान करना है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अभी हाल ही में आपको अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अजय भूषण पांडे जी को बनाया गया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल जी को बनाया गया है। इरडा यानी कि जो है एलआईसी को जो रेगुलेट करती है, इसके चेयरमैन जो है देवाशीष पांडा को बनाया गया है। और चार धाम परियोजना के जस्टिस ए.के. सिकरी को बनाया गया है। तब आप पहले का डे, दूसरे का सी, तीसरे का ए और चौथे का बी। ऑप्शन संख्या आपको जो डी इज योर राइट आंसर, 4 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। बच्चा ये गलती बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक ना। ये देखिए, भारत के पहले जीआई टैग वाले कालीन, यानी पहला जीआई टैग जो कालीन को प्राप्त हुआ है उसे हरी झंडी दिखाकर जर्मनी रवाना किया गया है। यानी कहाँ का है? लद्दाख की कालीन है, कश्मीर की कालीन है, भदोही की कालीन है या मिर्जापुर के? तो कश्मीरी पश्मीना ऊन से बने हुए आपको कालीन है, पश्मीना भेड़ से बना हुआ, जो कि दुनिया का सबसे उन्नत किस्म का कालीन माना जाता है और बहुत महंगा भी होता है। ये कश्मीरी आपको कालीन को दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मानक ब्यूरो, ठीक है ना, बीएसआई द्वारा प्रमाणित होने वाले दुनिया की पहली लीनियर अल्काइन बेंजीन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? तो टीपीएल के द्वारा, यानी तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के द्वारा, इफको द्वारा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव द्वारा, या एमपीएल के द्वारा, महाराष्ट्र पेट्रो प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा, या एक और 3 दोनों के द्वारा। तब इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि टीपीएल के द्वारा आपको जो है ये पहला, दुनिया का पहला आपको जो है लीनियर एल्काइन बेंजीन
का निर्माण किया जा रहा है। ठीक ना? तो इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुए। आप सबका दिन मंगलमय हो। गला सूख गया है, फिर भी मैं लगातार बोलता रहा। आप सबके लिए एकदम रात्रि अच्छे से बीते। जो प्रश्न रिमाइंडर लगाइएगा, जो नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल सही तरीके से आप सब करिएगा। और कुछ प्रश्न जो नहीं आ रहे होंगे, मैं ये कहता हूं कलम कॉपी लेकर बैठा करिए। इतना तो वक्त होता है जब आप लिख सके, एक लाइन ही लिखिए और उसे पढ़ते समय जो आता है उसकी कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं आता है उसे आप जरूर मेंशन करिए। और आप ध्यान रखिएगा, कल आपको मिलते हैं इसी वक्त। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमस्कार।